वेलकम बैक दोस्तों। हम अपने थर्ड डे के सेकंड प्रैक्टिकल सेशन का बकायदा आगाज़ करते हैं। और इस आगाज़ को करते साथ ही जो है हम आपको लिए चलते हैं FVR पोर्टल से, जहाँ से हमने ख़त्म किया था अपने थर्ड डे के फर्स्ट सेशन को। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सबकी स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर हो रही है सबको। तो हम अपने सेशन को बताते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो आपको बताया था, आपको ओवरव्यू दिया था, आपको बताया था कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए किन डॉक्यूमेंट्स का या किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं, अगर एक शख्स है, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करते हैं। फिर मैंने आपको इन फॉर्म्स के बारे में बताया था किस पर्सन के लिए कौन सा फॉर्म है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो नॉर्मल रिटर्न का जो फॉर्म है, ये फॉर्म सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वो बेस्ट इसलिए है कि इसमें आप सबके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, ये 2025 में कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं। ठीक है। इस अमेंडमेंट वाले सेशन की बजाय मैं आपको इसका 2024 का फॉर्म ओपन करके बताता हूँ कि आपने रिटर्न किस तरह फाइल करनी है। रिटर्न फाइल करने से पहले मैंने आपको ये एक चीज़ क्लियर की थी कि आपका क्लाइंट सिर्फ रिटर्न फाइल करने से एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आएगा। ठीक है। आपका क्लाइंट टैक्स रिटर्न फाइल करने का, जब आप 2024 की उसकी रिटर्न फाइल करेंगे और उसका ATL का जब चालान करेंगे, तब आपका जाके जो क्या कहते हैं, जो आपका स्टेटस है वो एक्टिव होगा। अगर आप सिर्फ 2025 के रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपका स्टेटस 4 माह के बाद फाइलर का शो होगा। ठीक है, जब आपकी रिटर्न का टाइम कंप्लीट होगा। तो आपने सबसे पहले, अगर इन दिनों में रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले 2024 की रिटर्न फाइल करनी है। 2024 की रिटर्न में जब हम जाते हैं, अच्छा, ये लास्ट टाइम भी इधर गूगल क्रोम के ब्राउज़र में इशू हो रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास इश्यूज आ रहे हों तो आपने क्या करना है, आपने अपने ब्राउज़र को शिफ्ट कर लेना है। ब्राउज़र को शिफ्ट कैसे करना है? अगर आप गूगल पे काम कर रहे हैं तो आप उसको माइक्रोसॉफ्ट एज पे ले जाइए। अगर माइक्रोसॉफ्ट एज पे कर रहे हैं तो उसको ओपरा पे ले जाइए। एक जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर होता है वो मल्टीपल ब्राउज़र्स के ऊपर काम कर रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे जो आपका क्या कहते हैं, डाटा, ये जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे ब्राउज़र्स उसको चला रहे होते हैं एट अ सेम टाइम। तो बहुत ज़्यादा डाटा रिट्रीव नहीं हो पा रहा होता। तो उस रिट्रीविंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट उसको यूज़ करते हैं, डिफरेंट ब्राउज़र्स को यूज़ करते हैं। तो आपने क्या करना है, FVR एजेस का पोर्टल ओपन करना है। FVR एजेस का पोर्टल ओपन होने के बाद आपने यूज़र रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड एंटरप्रेट करना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, ये अगर आप देख सकते हैं, स्क्रीन शेयर मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। आई थिंक ये शेयर हो चुकी है। आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने एज के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर जो है ये ओपन किया है। ठीक है। हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन में जाएंगे, अपने रिटर्न के सेक्शन पे जाएंगे। इसके अंदर हम टैक्स ईयर 2024 लिखेंगे। इसको कंटिन्यू करेंगे। दिस सेम डॉक्यूमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड बाय यू इन अवेलेबल, यस। चूंकि मैंने इनकी 2024 की रिटर्न फाइल की हुई है, इसी वजह से ये देख रहे हैं आप। अच्छा, इधर के नीचे अगर आप आते हैं ना किसी पोर्टल में, तो आपके पास ऑप्शन नज़र आता है इनबॉक्स का, ड्राफ्ट का, आउटबॉक्स का, कंप्लीटेड टास्क का। इनबॉक्स में वो होते हैं जो कि अगर आपको कोई कंप्लाइंस डिपार्टमेंट ने कही है कि आप रिटर्न फाइल करें, तो ये देखें, जो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मैसेज आता है सिंपल इनबॉक्स में आएगा। अगर आपने कोई एक्शन स्टार्ट किया हुआ और उसको ख़त्म नहीं किया, जैसे मैंने इनकी 2025 की रिटर्न का फॉर्म सेलेक्ट किया था लेकिन उस पर काम नहीं किया, लेकिन वो ड्राफ्ट में पड़ा है, मैं इधर से उसको एडिट भी कर सकता हूँ, इधर से उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। फिर इसी तरीके से आपकी और डिपार्टमेंट की कोई कंप्लाइंस चल रही है किसी चीज़ को लेके, अपील को लेके या किसी रिटर्न को लेके, वो ये यहाँ पे आपके आउटबॉक्स के ऑप्शन में आएगी। इसीलिए इसी तरीके से सिमिलरली कंप्लीटेड टास्क में वो आएंगी जो आपने कर लिए। देखें, इधर रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर इनका कंप्लीट हुआ हुआ है, डिक्लेरेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ हुआ है, इनके असेसमेंट ऑर्डर का सेक्शन कंप्लीट हुआ हुआ है। चूंकि इनकी 2024 की रिटर्न फाइल हुई हुई है, और जब 2025 से, मैंने आपको बताया, हर साल जो डिपार्टमेंट है, जो FBR है, वो नई अपडेट्स लेके आता है। तो मैं आपको उस इंसान यानी कि आपको इधर से वापस लेके चलूंगा और किसी और अपने
क्लाइंट की या दो क्लाइंट की जो है रिटर्न के ऊपर हम चलते हैं, जिस पे हम मैं आपको सिखा सकूं कि बिल्कुल ही अगर एक नया इंसान मार्केट में आपके पास एक सॉरी क्लाइंट आता है तो आपने उसके रिटर्न को कैसे करना है। बहुत जल्दी हमारा सेशन कंप्लीट होने के ऊपर आ गया है, तो इसको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे ताकि आज आपको जस्टिफाई हो जाए कि सैलरी की रिटर्न किस तरह फाइल होती है। हम इस तरह डिक्लेरेशन में जाएंगे, रिटर्न में नॉर्मल रिटर्न का फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, टैक्स ईयर 2024 में इसको कंटिन्यू किया। अच्छा, ये नीचे कुछ ऑप्शन दे रहा है, दिस सेम इनिशिएटेड। चूंकि हम कल कल इस पे काम कर रहे थे तो वो कह रहा है कि सेम इनिशिएटेडली वो नीचे पड़ा हुआ है ड्राफ्ट में। हम इधर ड्राफ्ट के अंदर आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 2024 की रिटर्न है ये, इसमें हम एडिट पे आएंगे। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब आपने मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जैसे ही आप सैलरी का हेड स्टार्ट करेंगे, ये देखें, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये 5 हेड आ गए। फॉरेन सोर्स, एग्रीकल्चरल इनकम, टैक्स चार्जेबल पेमेंट। टैक्स चार्जेबल पेमेंट में आपकी कंप्यूटेशन आ जाएगी कि आपने जितने हेड से इनकम की है वो कितनी टैक्सेबल है। तो ये देखें, मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ने 10 लाख रुपए की, 6 लाख तक की एग्जेम्प्ट है, तो हम इस पे डाल लेते हैं 7 लाख रुपए की इनकम। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको जैसे ही हम कैलकुलेट के ऑप्शन पे आएंगे, देखें, अगर आपने कोई चीज़ करनी है आप साथ साथ इसको सेव भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब कैलकुलेट करेंगे फिर इसके बाद हम इधर टैक्स चार्जेबल में आएंगे, इधर कंप्यूटेशन के खाने में आएंगे, तो आप ये देख रहे हैं 7 लाख की सैलरी है, ये आपका नॉर्मल इनकम टैक्स 2500 शो कर रहा है, और आपका एडमिटेड इनकम टैक्स कितना शो कर रहा है, 2500 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से हम इधर अपने एम्प्लॉयमेंट के खान ब्लॉक में जाएंगे दोबारा, सैलरी में, इधर हम सैलरी करते हैं, इधर हम सैलरी कर लेते हैं अपनी 100 मिलियन, बल्कि ज़्यादा होगी है आप लोगों को राउंड फिगर में, हम कर लेते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ सैलरी है, 70 लाख के आपके अलाउंसेज हैं। एक्सपेंडिचर, अच्छा, अब अगर आप इस खाने में आइए देखें, पे, वेजेस और अदर रिम्यूनरेशन, ये वो है जिसमें आपने अपनी नेट सैलरी लिखनी है। ठीक है, अलाउंसेस, अगर आपको कोई अलाउंसेस मिल रही हैं तो उसका जिक्र आपने इधर करना है। ठीक है, अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किए हैं कंपनी की बिहाफ पे, तो आपको अगर उसकी रिइंबर्समेंट हुई है तो उसका खैड आपने यहाँ पे डालना है। फिर इस तरह अगर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई चीज़ मिली है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट, आपको कोई परक्विजिट मिला है या प्रॉफिट इन ल्यू मिला है, तो उनकी एंट्रीज हमने यहाँ पे करनी है। अच्छा, अब इनमें से कुछ डिपार्टमेंट्स को कुछ चीज़ें एग्जेम्प्टेड हैं, वो कौन है, वो स्पेशल डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम सैलरी और अलाउंस के अंदर ही रहते हैं, मोस्टली क्लाइंट जो मोस्टली लोग होते हैं या तो उनको सैलरी मिलती है प्लस उनको अलाउंस मिलती है। जब हम इस खाने को देखेंगे, देखें, 1 करोड़ के हमने किए, तो इसकी ये ग्रोस सैलरी, नेट सैलरी कितनी आ गई, ये आपके पास आ गई 1 करोड़ 70 लाख रुपए। अब जब हम इसकी कंप्यूटेशन में जाएंगे, ठीक है, जब हम इसकी कंप्यूटेशन में गए हैं तो आप ये देखें, जो आपके ऊपर टैक्स लगेगा वो 1 करोड़ 70 के ऊपर लगेगा। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि मेरी जो सैलरी है, ये जो 70 लाख के जो अलाउंसेस हैं, वो अमाउंट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट फाइनल टैक्स, अच्छा, मैंने आपको बताया था नॉर्मल टैक्स रिजीम के बारे में, फाइनल टैक्स रिजीम के बारे में। कुछ चीज़ें अगर आपसे फाइनल टैक्स रिजीम, मिसाल के तौर पे आपको मोटा आपको करसरी सा बता देता हूँ, नॉर्मल टैक्स रिजीम में वो होते हैं जिसमें इंडिविजुअल आते हैं जिसके ऊपर आपने अपनी इनकम का 18% देना है। फाइनल टैक्स रिजीम में वो लोग आते हैं जिन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है, कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे वो कहते हैं कि हम आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बाद जो है आपसे क्या कहते हैं, आपसे 100 रुपये का काम लेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करती है,
उनसे फिक्स या फाइनल टैक्स लेती है। या वो 15% भी हो सकता है, वो 10% भी हो सकता है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो वेरी करता है। ठीक है, वो हमारे फाइनल टैक्स रिजीम में आ जाते हैं। इसको हम इन डिटेल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे आगे के सेशंस में। आप देख सकते हैं इसकी कंप्यूटेशन के ऊपर कितना टैक्स बन गया जब हम इसकी कंप्यूटेशन करते हैं इधर, 1,70,00,000 के ऊपर। ठीक है। अच्छा, विद होल्डिंग टैक्स। अच्छा, अब हम इधर आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो पता चल गया कि आपने सैलरी की एंट्री कहाँ पर करनी है। ठीक है, इसको मैं छोटी अमाउंट में करता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाए। इसको 10 लाख पे ले आते हैं। ठीक है, इस अलाउंस को हम ले आते हैं 7,000 रुपये पे, 70,000 पे ले आते हैं। आप ये देखें, 10,70,000 मेरी वो इनकम आ गई जिसके ऊपर मैंने टैक्स देना है। जब मैं अपने कंप्यूटेशन के हेड में जाऊंगा, ये देखें कंप्यूटेशन के हेड में, तो मेरी 10,70,000 टैक्सेबल इनकम आ गई। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन चीज पे, डिडक्टेबल अलाउंसेस। अब देखें, टैक्स चार्जेबल का जो पार्ट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन से अलाउंस ऐसे हैं जिसकी आपको दी हुई है। अब जैसे अगर आप कोई ज़कात देते हैं, बहुत सारे बैंक्स जो होते हैं वो आपसे ज़कात काट लेते हैं। ठीक है, जो ज़कात की एंट्री होती है वो हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है ना, और उसमें हम बताते हैं किसके ऊपर कौन सा जो ज़कात है, कौन सा वो इनएडमिसिबल है, कौन सा एडमिसिबल है। अच्छा, वर्कर वेलफेयर फंड में जो आप अपनी पेमेंट डालते हैं, अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयर काम करता है तो उसके वेलफेयर में जो आपने डाली है 60A के अंदर, या आपने कोई एजुकेशनल एक्सपेंसेस किए हैं 60D में, वो आपने इधर जस्टिफाई करने हैं। ठीक है, फिर आपके बच्चे कितने पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, यानी कि ये वो अलाउंसेज हैं जो कि आपको सरकार जो आपसे कटे हुए हैं, आपने वो बताने हैं। फिर आपने 9 स्केड्यूल के अंदर कोई टैक्स आपके ऊपर चार्जेबल था वो आपने दिया। इसी तरह कोई रिडक्शन आपसे अगर हुई हुई है तो उसका हिसाब देना। अच्छा, बहुत सारे जो सरकारी मुलाजमीन जो टीचर होते हैं, जो रिसर्चर्स होती हैं, उनके बहुत सारा उनका जो टैक्स रिडक्शन रेट है जो रिसर्चर्स के ऊपर, वो कम है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर करते हैं। फिर इसी तरह टैक्स क्रेडिट्स। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाते हैं अगर आप डोनेशन करते हैं। अच्छा, क्रेडिट्स आपको या डोनेशंस क्रेडिट्स आपको तभी मिलते हैं जब आप एफपीआर की पॉलिसी के मुताबिक, उनकी रेगुलेशंस के मुताबिक, उन कंसर्न डिपार्टमेंट से या उन कंसर्न जगहों से कोई चीज़ हासिल करते हैं तो उसके ऊपर वो आपको क्रेडिट देता है। इस क्रेडिट के खाने में देखेंगे तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। ठीक है, इसी तरह कैपिटल एसेट आएगा। 7E एग्रीकल्चरल इनकम में आपके पास कौन सी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर आपने एडजस्टेबल टैक्स के बारे में बताना है कि मेरा जो टैक्स है वो वहाँ से काट लिया गया। अच्छा, एक बहुत सी इंपॉर्टेंट आइटम, ये वाला जो हेड है, आप एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149। आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें सेक्शन 149, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो सॉरी, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका हर महीने का टैक्स डिडक्ट करता है, उसको विद होल्ड करता है, हर वो पेमेंट जो आप गवर्नमेंट की बिहाफ पे लेते हैं एज ए विद होल्डिंग एजेंट। ठीक है, मेरे हमारे जो दोस्त थे फैज साहब, उन्होंने सवाल किया था, देखें इधर, आपका एम्प्लॉयर अगर आपसे कोई टैक्स डिडक्ट कर लेता है आपका, ठीक है ना, तो उसकी एंट्री आपने यहाँ पे करनी है। ठीक है, फिर इस तरह डिफरेंट डिफरेंट हेड आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई टैक्स एडजस्ट करना है, अब जैसे ये देख रहे हैं टेलीफोन बिल्स या इलेक्ट्रिसिटी बिल डोमेस्टिक कंज्यूमर ने जो दिया 235 के अंदर। ठीक है, प्रीपेड बिल्स आएंगे, इंटरनेट बिल्स आएंगे, आपके आप जितने भी बिल्स देते हैं उनके टैक्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिटर्न के साथ। ठीक है, आप जैसे जैसे इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ते जाएंगे, बहुत सारा पोर्शन इसमें एडवांस टैक्स का आ जाता है। आप एडवांस टैक्स के सेक्शन को पढ़ेंगे, आपसे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब जैसे ये अंडर सेक्शन 149 है। ठीक है, इसमें मैं कह देता हूँ 10,70,000 है, तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे 2.5 लाख 3.5 लाख रुपए लिए हुए हैं। इसको जैसे ही मैं करूँगा, आप जब मेरी कंप्यूटेशन में आएंगे, इसको मैं ख़त्म, मैं अपनी कंप्यूटेशन में आऊँगा, ये देख रहे हैं आप, एडजस्टेबल टैक्स।
10,70,000 है तो हम 35 लाख, मैंने ज़्यादा डाल दिए इस पे। हम 35,000 करते हैं। इसको जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा एडजस्टेबल टैक्स में, इधर मैं कंप्यूटेशन के हेड में आऊँगा, तो आप देख रहे हैं आपसे कितना विद होल्ड किया, विद होल्डिंग इनकम टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने 35,000 रुपये। आपका रिफंड बन गया 23,250 का, क्योंकि आपके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही थी वो 11,750 रुपये की बन रही थी। आपको आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जो भी सैलरीड पर्सन है उसकी सैलरी रिसिप्ट लेने का पर्पस क्या होता है। जो उसके एम्प्लॉयर ने उससे टैक्स डिडक्ट किया होता है, उस टैक्स की जो एंट्री होती है वो हम